नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास शुरू किए हैं हमने, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी फोकस्ड या और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जीके जीएस के क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ लेके प्रस्तुत होती हूँ। मैं अपन ने अभी तक तीन चार क्लासेस जीके जीएस के क्वेश्चंस की हो गई हैं और आज की क्लास में भी ऐसे ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम वैसे ही अप्रोच अपनाएंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसके अलावा क्वेश्चन से रिलेटेड और भी फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो ऑप्शंस में है उससे भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दीपावली बर्तनों को संतुलित रखते हैं? देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस द डांसर्स बैलेंस वेसल्स कंटेनिंग लाइटेड लैम्प्स ऑन देयर हेड्स? ऑप्शन देखेंगे, तमाशा नृत्य, चरी नृत्य, कोली नृत्य और धनगरी गाजा नृत्य। ठीक है, इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है बी, चरी नृत्य। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है आपका? बी, चरी नृत्य। अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। चरी नृत्य कैसा नृत्य है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि नर्तक अपने सिर पर जले हुए दीपावली बर्तनों को संतुलित रखते हैं। ठीक है, तो ये नृत्य ऐसा है जिसमें आपने देखा होगा इसको भी या वीडियोज में देखा होगा कि बहुत सारे दीपावली के ऐसे बर्तन रहते हैं, दिए को रखकर जो डांस किया जाता है, बैलेंस बनाकर डांस किया जाता है, वो है आपका चरी नृत्य। इसके अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो राजस्थान का ये राजस्थान का लोक नृत्य है ना, याद रखेंगे कहाँ से संबंधित है, तो चरी नृत्य राजस्थान से संबंधित है। दूसरी हम बात करते हैं, ये महिला प्रधान नृत्य, महिला प्रधान नृत्य है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि महिलाओं के द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज हम देखेंगे कि भैया ये मेनली राजस्थान के जो गुर्जर समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है, किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, और किस अवसर पर किया जाता है? तो ये मेनली दीपावली के अवसर पर किया जाता है, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। है, तो ये याद रखेंगे। इस नृत्य के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो हैं इसको हमको देखना है। 3-4 फैक्ट्स हमने देखे हैं। ठीक है, ये 4 फैक्ट्स हैं, इनको याद रखेंगे। चरी नृत्य के बारे में, राजस्थान लोक नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है मतलब महिलाओं के द्वारा किया जाता है, गुर्जर समुदाय से संबंधित नृत्य है और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। क्लियर है? चलिए बाकी सारे नृत्य की भी हम बात करते हैं। तमाशा नृत्य की अगर हम बात करें, तमाशा नृत्य, तो तमाशा नृत्य दोस्तों ये आपका मेनली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसमें मेनली तमाशा, आप देखते हैं ना जब कोई नाटक करते हो, क्या तमाशा कर रहे हो तुम, है ना, तो ये जो नृत्य है इसमें क्या क्या होता है? इसमें गायन वादन, गायन वादन तो चलता है ना, गायन वादन और गायन वादन है ना, नृत्य हो, नृत्य है तो नृत्य तो होगा ही, प्लस इसमें नाट्य भी है, एक प्रकार का नाट्य भी है। तो इन सब का क्या होता है? इसमें मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है आपका तमाशा। गाना भी होता है, गाना बजाना है ना, नाचना भी होता है, नाटक भी होता है, तो इन सब का सम्मिलित रूप होता है तमाशा। तो तमाशा मुख्य रूप से कहाँ का है? महाराष्ट्र का है और ये मेनली मराठी भाषा में किया जाता है। ठीक है, मराठी भाषा में तो मेनली क्या किया जाता है? तमाशा नृत्य किया जाता है। ठीक है, या गाना जो गाया जाता है तो मराठी भाषा का यूज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोली नृत्य। कोली नृत्य दोस्तों ये भी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित प्रमुख रूप से ये लोक नृत्य है। इसके बात करते हैं तो ये जो महाराष्ट्र का मछुआरा समुदाय है ना, मछुआरों के द्वारा ये किया जाता है, मछुआरों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? आपका कोली नृत्य।
ठीक है, चलिए इसके बाद अब बात करते हैं धनगरी गाजा नृत्य। तो जो धनगरी गाजा नृत्य है दोस्तों, ये भी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य, ये तीनों महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और ये धनगर समुदाय के द्वारा किया जाता है, धनगर समुदाय ठीक है, धनगर समुदाय के द्वारा किया जाता है ये मेनली। ठीक है, ये अपने भगवान, इनके भगवान बिरूबा भगवान है ना, ये सम्मान में किया जाता है, वह भगवान के क्या किया जाता है, सम्मान में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है ये आपका, धनगरी गाजा नृत्य। तो देखिए हमने चारों नृत्य के बारे में देख लिया, तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का है, आपका कोली नृत्य भी महाराष्ट्र का है और धनगरी राजा नृत्य जो है वो भी महाराष्ट्र का है। तो तमाशा नृत्य जो है वो मेनली आप मराठी भाषा, महाराष्ट्र का है तो मराठी भाषा का यूज होगा, इसमें गायन वादन नृत्य नाट्य सब होता है। फिर कोली नृत्य की बात करें तो मेनली ये मछुआरों के द्वारा किया जाता है, कोली नृत्य है ना, कोली समुदाय मछुआरे के द्वारा किया जाता है। और जो धनगरी गाजा नृत्य है ये धनगर समुदाय के द्वारा किया जाता है बिरुवा भगवान के सम्मान में। ठीक, और जो हमारा आंसर है इसका चरी नृत्य, ये राजस्थान का लोक नृत्य है, महिला प्रधान होता है, गुर्जर समुदाय के द्वारा और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका करंट का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये आपका, इसको आप टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, चर्चा में रहा था। तो चलिए देखते हैं, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर 2060 हाउसेज डैमेज्ड बाय पाकिस्तानी शेलिंग इन बॉर्डर एरियाज। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हुए 2060 घरों के लिए प्रदान करेगी। तो कितने करोड़ या कितना जो कंपनसेशन है प्रदान करने का गवर्नमेंट का है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सी, अर्थात 25 करोड़ रुपए। ठीक है, कंपनसेशन के रूप में जिन घरों में शेलिंग हुई है, जो क्या बोलते हैं सीमावर्ती हैं, है ना, पाकिस्तान की सीमा से जो लगे हुए हैं, मेनली जम्मू कश्मीर के आसपास वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी द्वारा बहुत ज़्यादा शेलिंग की गई है, तो उसमें मेनली आपको गवर्नमेंट के द्वारा 25 करोड़ का जो है कंपनसेशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है, तो ये आपने सुना होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, क्या नाम है उसका, ऑपरेशन सिंदूर। है, क्या नाम है इसका, ऑपरेशन सिंदूर। के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन भी है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके ऑपरेशन सिंदूर से बन सकते हैं, तो आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हम देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था, तो 7 मई मेनली, है 7 मई 2025 को शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने का क्या उद्देश्य था, क्यों शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंदूर, तो पहलगाम आतंकी घटना जो हुई थी, पहलगाम आतंकी घटना, ठीक है, पहलगाम आतंकी घटना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम। पहलगाम कहाँ है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि पहलगाम जो है वो किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, तो पहलगाम आतंकी घटना हुई थी 22 अप्रैल 2025 को। उसी के रिप्लाई में हमारे जो भारतीय सरकार है उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 7 मई 2025। ये इसके द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उन्होंने संगठित रूप से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और जो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन या आतंकी जो जगह थी, आतंकी संगठन जहां जहां थे, वहां पे कुल 9 ठिकानों पे, ठीक है, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। ठीक है, 9 आतंकी ठिकाने, ये याद रखना है। इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल है दोस्तों, इसके ऊपर ही एक पूरा वीडियो बन सकता है ना, तो इसके बारे में आपको फैक्चुअल डेटा जितना भी है उसको निकालना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अभी रेगुलर बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है 2 महिलाओं के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई गई थी, है ना, सबके सामने आके उन्होंने क्या किया था,
ब्रीफिंग दी थी ना, मीडिया में ब्रीफिंग दी थी सारे उसकी जो भी चल रहा था ऑपरेशन से रिलेटेड। तो क्या नाम है उनका, याद रखना है आपको। चलिए मैं बता देती हूँ, और भी क्वेश्चंस आपको कमेंट में दूंगी। दो महिलाएं हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, है ना, कर्नल सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखेंगे, ठीक। और ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे हमारे कहना चाहिए कि भारत के द्वारा जो प्रक्षेपास्त्र या कहना चाहिए मिसाइल, बॉम्ब, ये सब किए गए थे, उनमें से किसी के नाम आपको, मतलब बहुत सारे जो हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। जैसे कि एक स्कैल्प मिसाइल है, फिर आपका जो है हैमर बॉम्ब है, राफेल लड़ाकू विमान के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल है ना। तो इनके बारे में आपको जानकारी, एक ड्रोन है जिसको आत्मघाती ड्रोन बोला जाता है, कामिकाजे ड्रोन, है ना। तो उसके बारे में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से, किस देश से ये लिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, और बहुत सारी जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है तो वो आपको इसके बारे में इकट्ठा करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हु लॉन्च्ड द ब्लू एनडीसी चैलेंज। ब्लू एनडीसी चैलेंज किसने शुरू किया, देखते हैं। यूएसए एंड इंडिया, ब्राजील एंड फ्रांस, ब्राजील एंड इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है ब्राजील एंड फ्रांस, ठीक है। ब्राजील एंड फ्रांस के द्वारा ब्लू एनडीसी चैलेंज शुरू किया गया है अभी हाल ही में। ये ब्लू एनडीसी चैलेंज क्या होता है, ब्लू एन, तो दोस्तों एनडीसी का जो है, एनडीसी का फुल फॉर्म है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो याद रखना, एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये क्या होता है, तो दोस्तों ये जो है वो आपका पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था 2015 में, उसके तहत COP21 से संबंधित है ना वो, तो उसके तहत देशों को, आप जो देश हैं अपने अपने देश में क्या करना है, तो जो उत्सर्जन है ना, कार्बन उत्सर्जन, उसमें कटौती करने के लिए ये शुरू किया गया था कि भाई नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसी का विस्तार करके 2019-20 करीब में, है ना, 2019-20 करीब में इसी एनडीसी का विस्तार करके उसको ब्लू एनडीसी नाम दे दिया गया है कि अब ये महासागरों तक विस्तारित है, ठीक। मतलब कि भाई जब भी आप अपने यहाँ जलवायु नीति बनाएंगे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी उपाय करेंगे, तो उसमें केंद्र में रखना है महासागर को, ठीक। क्योंकि भाई महासागर हमारी पृथ्वी पे सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 71% जो है वो हमारे यहाँ पे महासागर उपस्थित है पृथ्वी पे। तो भाई उनकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उनकी सुरक्षा के लिए, जो प्रदूषण होता है ना, उससे निपटने के लिए ऐसे पूरी नीति, एक स्ट्रक्चर तैयार करना है ब्लू एनडीसी के तहत महासागर से। तो ये किससे संबंधित है, ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है, याद रखना है, महासागर का संरक्षण। देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, और कुछ चीज़ें बोल भी रही हूँ, तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक। ये नहीं कि मैम जो लिख रही हैं बस उतना ही, नहीं, दोनों जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं उसको ही आपको ध्यान देना है। आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा अपनी कॉपी में, ठीक। तो महासागर से संबंधित है ब्लू एनडीसी। तो अभी जो है वो यूएनओसी 3, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये तीसरे नंबर की है, ये अभी जून में आयोजित जो है वो होने वाली है अभी 2025 में। तो इसमें जो है फ्रांस में आयोजित होने वाली है। इसी के तहत ब्राज़ील और फ्रांस ने मिलकर जो है वो ब्लू एनडीसी चैलेंज लॉन्च किया है, क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, और इसको जो है वो ब्लू एनडीसी, या फिर आप जो पर्यावरण पारिस्थितिकी से है, इसमें जो जो भी मैंने आपको बोला, जैसे पेरिस जलवायु समझौता है ना, COP21, ये सब इससे संबंधित आप चीज़ों के फैक्चुअल डेटा भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए संशोधन से संबंधित है ये, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउज द सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। क्या बोल रहा है देखेंगे
कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 7th अमेंडमेंट। दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 7th अमेंडमेंट डी या 7वां संशोधन। ठीक है, 7वां संशोधन या 7th अमेंडमेंट। याद रखना कि 7वां संशोधन जो है उसके द्वारा क्या किया गया है, ये प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त जो है किया जा सकता है। ठीक है, अब 7वें संशोधन की अगर हम थोड़ी बात करते हैं तो 7वां संशोधन कब आया था? 1956 में आया था। बहुत, देखो कोई संशोधन आता है तो किसी एक प्रावधान के लिए मेनली नहीं, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। वैसे जो 7वां अमेंडमेंट है इसमें भी बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। अगर कुछ एक दो महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो एक तो यही है कि भैया कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अब ये 1956 में आया था, ये याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे। तो इसका एक प्रावधान तो यही हो गया। दूसरा प्रावधान है इसमें दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था और राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसमें आपके राज्य बनाए गए थे, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो इनका इसके लिए भी आपका 7th अमेंडमेंट जो है वो आया था, इसलिए आप याद रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 7वां संविधान संशोधन, तो ये याद रखेंगे। और राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्यों के निर्माण से भी संबंधित है आपका 7वां संविधान संशोधन। कब आया था? 1956 में आया था। ठीक है, चलिए अब बाकी सारे भी अमेंडमेंट की हम बात करते हैं। तो जो पहला अमेंडमेंट है या पहला संशोधन है दोस्तों, ये आया था आपका 1951 में। ठीक, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और ठीक उसके एक साल बाद ही अर्थात 1951 में पहला अमेंडमेंट कर दिया गया, पहला संशोधन कर दिया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ी गई, जो आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज से, वो याद रखना है कि 9वीं अनुसूची, है ना, 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। किससे? पहले संविधान संशोधन से। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। इसको जोड़ा गया था। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा संविधान है मूल रूप से उसमें 8 अनुसूची है ना, तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। क्लियर है? चलिए 42nd अमेंडमेंट मतलब कि 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे इतनी सारी चीज़ें जोड़ी गई थी संविधान में। ये मेनली जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब आया था? तो 1976 में, 1976 में आया था दोस्तों। और इससे बहुत सारी चीज़ें संविधान में जोड़ी गई थी। इससे मेनली क्या प्रयास किया गया था? जो सरकार की शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया था आपके 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें संविधान में जोड़ी गई थी, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लघु संविधान। है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इससे क्या किया गया था? तो मैंने आपको बताया भाई, सरकारी शक्तियों को बढ़ाने का, या जो कार्यकारी शक्ति है उनके विस्तार करने का प्रावधान इसमें था। ठीक, अनेक जो है वो यहाँ पे प्रावधान किए गए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो आपका प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, इससे प्रस्तावना में, है ना। और किसमें किया गया? आपका डीपीएसपी में संशोधन किया गया, मतलब कि आपका जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें संशोधन किए गए। आपका मूल कर्तव्य इससे जोड़े गए हैं दोस्तों, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य से जोड़े गए हैं। तो बहुत और भी बहुत सारे, ये तो बस कुछ ही हैं, है ना, ऐसे और भी बहुत सारे इससे प्रावधान किए। ठीक है, आप सोचिए कि कितना ज्यादा प्रावधान इसमें किए गए होंगे कि इसको लघु संविधान के नाम से जाना। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लास्ट संशोधन देखते हैं, 44वां संविधान संशोधन। यहाँ देख लेते हैं इसको, 44वां संविधान संशोधन दोस्तों। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो सरकारी शक्तियां हैं, जो कार्यकारी शक्तियां, उसको विस्तारित किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन में उन्हीं विस्तारित शक्तियों को कम करने का काम किया गया था। ठीक है कि भैया सरकार अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली है, 44वें संविधान संशोधन में कम कर दो शक्ति।
तो बहुत सारे प्रावधान संविधान से हटाए गए या बहुत सारे प्रावधानों में चेंज किया गया जो 42nd अमेंडमेंट से लाए गए थे। क्लियर है? तो ये कब आया दोस्तों, याद रखेंगे, ये आया था आपका 1978 में आया था, है ना। और इसमें बहुत सारे प्रावधान इसमें से भी किए गए। इसको मेनली जो उस सुधार करने के लिए 42वें संविधान संशोधन का मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि इससे जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार है ना, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, किस आर्टिकल में आता था ये पहले, तो ये आता था आपका आर्टिकल 31 में, है ना। तो उसको संविधान के मूल अधिकार से हटा दिया गया। ये पहले जो संपत्ति का अधिकार था एक मूल अधिकार था, है ना, और उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या किया गया, हटा दिया गया और बाद में उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, है ना। इससे क्या किया गया, एक उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और उसको आर्टिकल 300A में जो है वो डाल दिया गया। क्लियर है? तो ये था आपका कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। मुख्य रूप से ये वाला प्रावधान याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, इसका आपने मुझे लगता है नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको नोट करने में दिक्कत जा रही है या तो स्लो चल रहा है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, है ना, इसको प्ले करने की, या तो अगर आपको लग रहा है नोट करना है तो थोड़ा पॉज करके स्लो करके आप वीडियो देखिए ताकि एक एक चीज़ें नोट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, Who became the emperor of Delhi in 1414 AD? मतलब ये हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों। 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना? ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी, पहला ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है आपका रजिया सुल्तान, तीसरा है खिज्र खान और चौथा और डी ऑप्शन क्या है, बहलोल खान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी अर्थात खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान जो है वो 1414 में क्या किया था उन्होंने, ये जो है ये शासन इनका शुरू हुआ था, सिंहासन पर बैठे थे और इनके द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो सैयद वंश की स्थापना की गई थी। याद रखना, सैयद वंश। कब शुरू हुआ ये, जो सैयद वंश के संस्थापक थे आपके कौन, ये सैयद वंश जो है वो आपका 1414 से चला है दोस्तों, 1450 तक, 1414 से 1450 तक आपका सैयद वंश चला है और इसके संस्थापक किसको कहा जाता है, खिज्र खान को कहा जाता है। इसके पहले कौन सा वंश था, इसके बाद कौन सा वंश है, ये सारे सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है, तो खिलजी वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शासक अगर पूरे हम देखें आपके क्या सल्तनत काल में, है ना, और स्पेशली खिलजी डायनेस्टी में कौन थे आपके, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो खिलजी वंश से संबंधित। रजिया सुल्तान की भी हमने कल बात की थी, तो भैया ये किससे संबंधित है, ये गुलाम वंश से संबंधित है। किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, आप मुझे कमेंट में बताइए। इससे पहले वाले वीडियो में इस पर चर्चा किया था हमने, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस जो थे, तो उनमें से एक रजिया सुल्तान पे भी हमने चर्चा की थी, तो आप मुझे बताइए रजिया सुल्तान किसकी पुत्री हैं। ठीक, और बहलोल खान जो है, ये बहलोल खान लोधी है मेनली। ठीक है, बहलोल खान लोधी, तो लोधी वंश से संबंधित है बहलोल खान लोधी। तो देखिए सल्तनत काल में ना दोस्तों, सल्तनत काल में बहुत सारे वंश आए। ठीक, अब उनका क्रम कब से कब तक उनका शासनकाल चला है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके सामने ही इससे पहले भी मैंने जो एक दो क्वेश्चन है सल्तनत काल से संबंधित क्वेश्चन थे, बलबन का था, एक जो है वो कुतुब मीनार वाला, अलाई मीनार वाला था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो अभी मैंने ही आपके सामने जो है वो आपको करवाए हैं। इसलिए याद रखना कि हिस्ट्री में सल्तनत काल को अच्छे से पढ़ के जाना, उनके रूलर्स के बारे में टाइमलाइन वगैरह जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि जो सल्तनत काल कहलाता है उसमें कितने वंश आते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश से शुरू होता है, गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है आपका तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, और फिर आता है आपका कौन सा, लोधी वंश।
लोधी वंश। अब इसके बाद जो है ये पूरा सल्तनत काल से संबंधित है और इसके बाद जो है वो मुगल वंश आ जाता है ना, फिर तो मुगल काल शुरू हो जाता है। तो सल्तनत काल जो है आपका, इसमें आपके मुख्यतः ये वंश आते हैं। इसको हम देखते हैं, इसको जो है वो कब से कब तक है, थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं। तो गुलाम वंश आपका 1206 से लगभग 1290-96 तक आपका गुलाम वंश चला है। 1290-96 तक गुलाम वंश। फिर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश आपका शुरू हो गया है 1209 से 1320 लगभग जो है वो खिलजी वंश था। फिर तुगलक वंश की बात करें दोस्तों तो तुगलक वंश आपका हो जाता है 1320 से 1414 तक तुगलक वंश था। और अंतिम तुगलक शासक की हत्या करके ही सैयद वंश का जो खिज्र खान है, जिसको हमने भी आंसर में देखा है, इन्होंने सैयद वंश की क्या की है, स्थापना। तो सैयद वंश जो है आपका 1414 से 1450। और फिर इसके बाद आता है लोधी वंश, तो 1451 से दोस्तों 1526 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। याद रखेंगे, है ना। और इसके बाद 1526 में अंतिम लोधी शासक, नाम क्या था उनका, इब्राहिम लोधी, की हत्या करके मुगल वंश के बाबर ने, है ना। 1526 में आप मुझे बताइए कौन सा युद्ध हुआ था, कमेंट में आप मुझे बताइए 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोधी की हत्या करके मुगल वंश का जो बाबर था उसने मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इसको याद करने की दोस्तों एक ट्रिक है, आप चाहे तो उससे भी याद कर सकते हैं। गुलाब, गुलाब है, गुलाब खिले तो सूंघ तो महक। ठीक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। अब इसका इनिशियल ले लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो से हो गया तुगलक, सूंघ मतलब सैयद, और लो से हो गया आपका लोधी, है ना। और महक से लास्ट जो है फिर मुगल वंश आ जाएगा, है ना। तो इसकी ट्रिक है, इसको क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद करना है, 3 से 4 क्वेश्चन अभी मैंने ही आपको जो है वो सल्तनत काल से करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे खोल सकते हैं। ये कंप्यूटर का हो गया आपका। हाउ कैन यू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। अब देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल ही किया था, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अब इसके ऑप्शंस में आते हैं। तो ऑप्शन है आपका CTRL+S, CTRL+P, CTRL+N और CTRL+O, मतलब कि Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+N और Ctrl+O। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, इसको याद करना। क्या बोल रहा है कि किससे ओपन कर सकते हैं, तो ओपन का O निकालिए और इसका ऑप्शन आ रहा है D, CTRL+O। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+O। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख है दोस्तों, सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ सिख कम्युनिटी इन द, ये टोटल है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 1.7%, ऑप्शन बी 0.4%, ऑप्शन सी है दोस्तों 14.2% और ऑप्शन डी है 79.8%। तो आपका सेंसस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जो 2011 की जनगणना हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन है, बहुत अच्छे से आप इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके तैयार कर लीजिए। अगर हम ये थोड़ा सा डीप में चला गया है ना, इसमें आपको पूछा है कि भाई कितना परसेंट है, तो इसका आंसर होने वाला है ए 1.7%। ठीक है, तो 1.7% कितनी सिख कम्युनिटी का परसेंटेज है भारत की जनसंख्या में। दोस्तों ये जो है वो
सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये चौथा बड़ा समुदाय है, ठीक है, चौथा बड़ा समुदाय है। ठीक, अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा समुदाय है भारत का, है ना, वो है आपका हिंदू। हिंदू हिंदू 79.8% जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है उसमें 79.8% जो है हिंदू जनसंख्या है, हिंदू समुदाय की। दूसरा हम बात करते हैं, आपका आता है मुस्लिम समुदाय, ठीक है। मुस्लिम समुदाय की हम बात करें तो 14.2% मुस्लिम समुदाय का हिस्सा है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका ईसाई समुदाय, है ना। इसके बाद तीसरा जो समुदाय आता है वो आता है ईसाई समुदाय। ईसाई समुदाय की हम बात करें तो लगभग 2.5 या 2.7% जो है लगभग ये आपका हिस्सा है। और चौथा बड़ा समुदाय है दोस्तों कौन सा, सिख समुदाय। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है परसेंट से रिलेटेड, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको हम याद रखेंगे। और जो हमारे भारत के 6 अल्पसंख्यक हैं, है ना, भारत में 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं। वो कौन कौन से हैं, तो इसमें से ही हो गए, देखते हैं फटाक से इसको देखेंगे हम। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। तो दोस्तों ये 6 समुदाय जो हैं आपके, इनको क्या बोला जाता है, ये भारत के अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं। धर्म के आधार पर हमने इनको देखा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। हाईलाइट करो, क्या पूछ रहा है, नहीं है संबंधित। ऑप्शन देखते हैं, इंडस मतलब कि सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है ना। घग्गर मतलब घग्गर नदी है। नाइल मतलब ये नील नदी है दोस्तों, है ना। और है रावी नदी। तो इसमें से कौन सी संबंधित नहीं है पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई सिंधु नदी तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसके नाम पे ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा है, तो ये तो ऑब्वियसली संबंधित है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे प्रमुख नगर जो है जैसे आपके मोहनजोदाड़ो हो गए, चनहुदड़ो, है ना, ये इंपॉर्टेंट नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे बसे। और भी बहुत सारे नगर हैं, है ना। इसके बाद घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर है, कालीबंगा। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में, वो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। तीसरा हम बात करते हैं रावी नदी। तो रावी नदी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसके तट पर हड़प्पा बसा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर बसा है दोस्तों। क्लियर है, तो नील नदी का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। नील नदी कहाँ की नदी है, तो नील नदी पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी नदी है नील नदी, है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। ये मेनली आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये अफ्रीका महाद्वीप में एक लेक है, लेक विक्टोरिया, वहां से निकलती है। और इसका समापन कहाँ होता है दोस्तों, तो भूमध्य सागर में। इजिप्ट जो मिस्र है आपका, इजिप्ट, उसके पास भूमध्य सागर में यह क्या होती है, समाप्त हो जाती है या भूमध्य सागर में गिर जाती है। क्लियर है, तो याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका पॉलिटी से आ गया। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन, मतलब भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को निम्नलिखित में से किस अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 90 दिन, बी 6 महीने, सी 1 साल, या डी है संसद द्वारा तय अवधि के भीतर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्टिकल से संबंधित है ना। और आर्टिकल से भी संबंधित, आर्टिकल के अंदर की चीज पूछी गई है इसमें, है ना। तो बहुत ध्यान से उसको देखना है। इसका आंसर होने वाला है बी, 6 महीने के अंदर। देखिए दोस्तों, जो संविधान है या पॉलिटी है, इसमें कुछ मेजर जो कहना चाहिए संवैधानिक पद हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स और उसके अंदर की चीजें आपको याद करनी है बहुत अच्छे से।
कि अब थोड़ा डीप में जाके पूछने लगा है। ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन इन डेप्थ थोड़ा ये पूछा गया है ना। आर्टिकल किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका आर्टिकल 62, मतलब अनुच्छेद 62 से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक रेगुलर राष्ट्रपति के आर्टिकल्स आते हैं, है ना। इसके बाद भी राष्ट्रपति के बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे आगे, लेकिन रेगुलर की हम बात करें तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक पूरे आर्टिकल आते हैं किसके, राष्ट्रपति से संबंधित। उसी में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 62। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर, ठीक है, किस किस तरह से हो सकती है, या तो राष्ट्रपति जो है वो पद त्याग करके चला जाए, या किसी कारण जो है वो अपनी पोस्ट पर ना हो, है ना, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो किन्हीं भी कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के भीतर, याद रखना है 6 महीने के भीतर उसके पद को भरा जाना है या राष्ट्रपति चुनाव करवाना अनिवार्य है। क्लियर है, तो ये याद रखेंगे। और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स को एक बार बहुत अच्छे से देख लेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, राष्ट्रपति के पद से संबंधित और भी जितने आर्टिकल्स है महत्वपूर्ण, उनको याद करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ तो ये खत्म हो गया है हमारा, ये 10वें क्वेश्चन तक हमने किया है। आज टोटल 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं, और इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं देखे, इसके अलावा भी बहुत सारे हमने हर पॉइंट को एनालाइज करके उसके बारे में फैक्चुअल डेटा निकाला है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो दोबारा से वीडियो देखकर नोट्स बनाते जाइए। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ लिखती हूँ, लेकिन हर चीज़ में नहीं लिख सकती, है ना, तो मैं बोलकर आपको बताती हूँ, उसको आपको नोट करना है। तो ऐसे ही एक प्रैक्टिस सेट के साथ हम कल भी आपसे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।